हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और हम देख रहे हैं 10th क्लास में भारत एवं समकालीन विश्व सेकंड की बात कर रहे थे प्रिंटिंग प्रेस को लेकर। इसमें चैप्टर में सब चैप्टर है 8, प्रकाशन के नए रूप को हम लोग आपका देख रहे हैं। तो कल हमने प्रकाशन के नए रूप को पढ़ा, नई विविधता को पढ़ा, कैसे कैसे प्रकाशन आया, कैसे कैसे उसने बदलाव किए, कैसे नई कृतियां छपने लगी, समाज में कैसे उसका इफेक्ट और प्रभाव हमको दिख रहा था, क्या क्या चीजें सारी हो रही थी, किस तरीके से हम इनको एक एक करके अच्छे से आपका देख पा रहे थे और कैसे बदलाव के संकेत हमको मिल रहे थे। इन सभी संकेतों पर, इन सभी चीजों पर हम लोग आपका गौर करके आपका पढ़ रहे थे और इनको गौर करके आपका देख रहे थे। ठीक ठीक है ना। और इसी पर आपका तो किस तरीके से हमने यहाँ तक देख लिया। अब आप मुझे बताइए, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रिंटिंग प्रेस ने या फिर जो आपका मुद्रण तकनीकी आई थी, जैसे बुकें किताबें छपने लगी, उसने भारतीय समाज पर, महिलाओं पर क्या योगदान दिया? चलिए, तो जो प्रिंटिंग प्रेस या बुक अखबार आ रही है, उसने महिलाओं पर, उसके सामाजिक आर्थिक तौर पर क्या योगदान दिया है, ये आपको बताना है। चलिए, कौन बच्चा बताएगा? बताइए। चलो, अब है प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग बाजार में उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 19वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे। जैसे ही 19वीं सेंचुरी आई, उस समय क्या हो गया, कुछ आपके सार्वजनिक जो बुक बुक वाले ऑफिस थे, वो आपके खुलने लगे, जिसमें किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी। पुस्तकालय अक्सर शहरों और कस्बों में होते थे, यदा कदा संपन्न गांव में भी थे, और कुछ कुछ ऐसे थे जहां गांव संपन्न थे, उन गांव में भी बुक ऑफिस बने। पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। उस जमाने में अगर किसी का बुक स्टोर है, बड़े प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी, बड़े मान और सम्मान की बात देखी। 19वीं सदी के अंत में जाति भेद के भेद से तरह पुस्तकों और निबंध लिखा जाता था। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। उन्होंने एक बुक लिखी, ज्योतिबा फूले, ध्यान रखना, बड़ी फेमस हुई थी 1871 में। नाम, बुक का नाम था गुलामगिरी। ठीक। शताब्दी सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर, और ऐसे ही 20वीं शताब्दी में कौन हो गए आपका? भीमराव अंबेडकर। मद्रास में कौन हुए? सीवी रामास्वामी नाययर, जिन्हें पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं। जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन में पूरे भारत में गढ़ा। स्थानीय विरोध आंदोलन संप्रदाय ने भी ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने का मुहिम लोकप्रिय और आपका पत्र पत्रिकाओं और गुटके में छापे। कारखानों में मजदूर में बहुत ज्यादा काम था, और यह तजुर्बे की बात ढंग से लिखने के लिए शिक्षा तक नहीं मिली। लेकिन कानपुर में मील मजदूर काशी बाग ने 1938 में छोटे बड़े सवाल पर छाप कर जातीय और विशेष शोषण के बीच का रिश्ता समझने की कोशिश की। 1935 और 1955 में सुदर्शन चक्र के नाम से लिखी गई एक और मील मजदूर का लेखन सच्ची कविता नामक एक और संग्रह में छप गया। अब क्या हो गया? एक नया संग्रह और आपका छप गया। बेंगलोर के सूती मील कपड़ा ने मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाया। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो बेंगलोर के सूती मील कपड़ा के जो काम करने वाले, वो क्या कह रहे हैं कि भैया हमको भी एजुकेटेड होना है, और इस एजुकेटेड होने के चक्कर में क्या होता है, खास ख्याल से पुस्तकालय बनाया।
जिनकी प्रेरणा बम्बई के मील मजदूरों से मिली थी। जिस तरह से बंगलौर में आपका वो बना रहे थे आपका पुस्तकालय, उनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? बम्बई में जो बना था। तो उन्होंने इस तरीके से ये बहुत सारी चीजों को उन्होंने लिखा और देखा है। अब आपको पढ़ना है और बताना है कि किस तरीके से, जिस तरीके से आज मोबाइल फोन दुनिया में फैला, एक जमाना था कि किताब और लाइब्रेरी इस तरह से फैल रही थी। तो उस फैले हुए दौर में लेखक और लेखाओं ने किस तरीके से अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लोगों ने आत्मकथाएं, अपने जीवन, अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। आप इसमें देख सकते हो। देख लिया। अब है प्रिंटिंग और प्रतिबंध। चलिए, प्रिंट और प्रतिबंध नया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसको गौर करके पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 में पहली बार औपनिवेशिक शासन ने सेंसरशिप यानी कि पाबंदी लाई। आपका पूछोगे सेंसरशिप कब आई? तो 1758 में पहली बार अंग्रेज जो है सेंसरशिप यानी कि पाबंदियों को लेकर आए कि हम किस तरीके से पाबंदी को लगा सकते हैं। ठीक, मजेदार बात तो यह थी कि मौद्रिक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए इसकी शुरुआती कदम कंपनी ने कुप्रशासन की आलोचना करने वाली कंपनी हुकूमत नाफरमानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठाई थी। यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज कुशासन फैला रहे हैं, या कोई अंग्रेजों की जो है आलोचना करता था, या फिर जो उन्होंने काम किया उसको कोसते थे या ऊपर कुछ उस पर अपने कटाक्ष करते थे, उनके खिलाफ वो क्या करते थे, आपका उन अखबारों के खिलाफ आपका सेंसरशिप लगाते थे। ठीक, और उन्हीं अखबारों को वो आपका प्रतिबंधित बंद करने की कोशिश करते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते हों, अंग्रेजों की कानूनों की आलोचना करते हों, उनके हुक्मों की बात को जो है अलग तरीके से लोगों तक वहां पहुंचाकर और क्रिटिसाइज करते थे। इसी चीज के लिए वो आपका दिखाने का प्रयास करते थे। ठीक, इनकी आलोचना का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर व्यापारी एकाधिकार का हमला ना बोल दे। उधर जो इनके आलोचक थे वो क्या करते थे, इंग्लैंड में बैठकर इनकी निंदा कहीं भारत के व्यापारी पर एकाधिकार न हो जाए, कि सारा अब वो सोच रहे हैं कि सब कुछ जो लोग बाहर इंग्लैंड में बैठे हैं कि भैया पूरा ट्रेड पूरा व्यापार यही ना कब्जा दे, कहीं हम ऐसे ही रह जाएं। ठीक, तो ये सारी चीजें इनमें होती रही और आपस में इनके जो वाद विवाद हैं और ये आपस में सब कुछ जारी है। अब देखिए, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने सेंसरशिप कब आया है? 1798 में। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट आया था और उसको कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? आपके कलकत्ता में। तो 1720 के दशक में प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए गए और कंपनी की ब्रिटानिया शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू किया। जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लिखेगा उस पर सेंसरशिप लगेगी, जो उनके तारीफ लिखेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, वो उनको बढ़ावा देने शुरू किया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं में अखबार संपादन कर गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिन ने प्रेस कानून को पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गए। इनको बड़ा अच्छा माना जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिन थोड़े उदार आपके नेचर के थे। इन्होंने क्या काम किया कि ठीक है, जो कानून है उसे उधार है, मैं उसकी पुनर्समीक्षा करूंगा, यानी कि उसको वापस एक बार रीचेक करते हैं कि कानून सही है या गलत। और उसके लिए वो क्या हो गए, राजी हो गए, मान भी गए। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर थॉमस मैकाले, फिर कौन आ गए, मैकाले। अब ये क्या थे, औपनिवेशिक शासन को ज्यादा पसंद करते थे, ने पहले आजादी को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। अब ये नए आ गए। अब उसी समय क्या होती है, उसी समय के बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। तो 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। अब आजादी हुई, आजादी होने के बाद
जिस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता थी, उसकी लोगों ने उसके रवैया, उसकी बात, रूप ढंग लोगों ने सब चेंज कर दिया। खुद अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग जो जो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से या का समर्थन के भामुखर थे, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार ने कड़े नियंत्रण के पर बहस तेज करने लगी। अब क्या हुआ, जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ देसी पत्रकार का मतलब है कोई फारसी, कोई अरबी, कोई मलयालम, कोई कन्नड़, कोई तेलुगु, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई फारसी में जो आपके लेख लिख रहे थे, उन लेखों पर राष्ट्रवाद संबंधी अगर कोई समर्थन विचार है तो उपनिवेश सरकार उनको बहुत कड़े तरीके से आपका नियंत्रण रखेगी और उनका ध्यान देगी। आयरस मतलब आइलैंड। आयरस प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। कब लाया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका लाया गया 1878 में। इससे सरकार को भाषाई प्रिंट में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यवहारिक हक मिल गया। अगर आपने कोई रिपोर्ट छपवाई है, कोई भी आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा, तो आपको उससे होकर गुजरना पड़ेगा और उसी सेंसर के साथ आपको रपट भी लिखवानी पड़ेगी और उसका हक जो है अंग्रेजों को मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबार पर नियमित नजर रखना शुरू कर दिया। नियमित मतलब जो भी अखबार अगर कोई लोकल लैंग्वेज में छप रहा है उस पर नजर रखी जाएगी। इंग्लिश में लिखा तो उसको पढ़ सकते थे, आराम चीजें मिल जाती थी, लेकिन लोकल अखबार में चीजें नहीं थी। अगर किसी को रपट की बागी करार दिया जाता है तो अखबार में पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी अनसुनी कर दी तो अखबार को जब्त किया जा सकता था, छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। किसी ने कुछ छाप दिया, उसके खिलाफ अगवाई कर देते थे कि आपने इस तरह से लिखा, सावधान रहिए, अगली बार कानूनी आप पे क्या होगी, कार्रवाई। और उसी के तहत वो सारी मशीनरी वगैरह आपका छीन लिया करते। तो इस तरीके से वो लोग अपना धमकी से, हक से जो है काम करते थे। देख रहे हैं? चलिए यहां तक एक बार देखिए, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछिए। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबारों ने हर एक कोने में बढ़ते फैलते और औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्ट और राष्ट्रवादी ताकतों के हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना की खामोश करने की तमाम कोशिशें उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब में क्रांतिकारी 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी के प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुआ। जब बाल गंगाधर तिलक का अखबार केसरी को क्या कर दिया गया, उन्होंने बैन किया, तो बैन होते ही पूरे देश में एक क्रांति जैसी लहर उठ गई और लोग उसके समर्थन में उतर आए। ये क्यों बैन हुआ है, क्यों करा है, इस चक्कर में उन्हें काफी सपोर्ट भी मिला और पब्लिक भी उनके जो है साथ में है। तो इस तरीके से जो है ये प्रिंटिंग के एक दुनिया का दौर रहा और आपने देखा। अच्छा ये देखिए, एक शब्द आता है मुद्रित, बार बार पढ़ा है। मुद्रित शब्द की ताकत अंदाजा अक्सर सरकार के द्वारा नियंत्रित की कोशिश से मिलता है। औपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताब और पत्रिकाओं पर नजर रखते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा निगम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ी। इसमें 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को उचित समझा गया। षड्यंत्र समिति ने 1999 में अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाई में सख्त बना लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भारतीय अधिनियम परितंत्र और ताकि युद्ध संबंधी विषय को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो अधिनियम में तमाम चीजें रटी गई और अगस्त 1942 में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिली। ठीक, अब इस तरीके से जो है आपका पूरा चैप्टर जो है आपका प्रिंटिंग का समाप्त हो गया।
सारे चीजों को हमने बड़े अच्छे से कवर करके एक एक चैप्टर को पढ़ा और ये बुक भी आपका इसी के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक, तो एक आप देखिए पहला अखबार कौन छपा था, जेम्स अगस्टस हिक्की का 1780 में पहला अखबार आया था और आपको बताया 1798 में पहली बार क्या आई थी, प्रेस सेंसरशिप को लेकर आया गया। ठीक, देखिए इसको और आगे बढ़ रहे एक बार हम जो जितने भी मूल मूल स्रोत हैं उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे और उन पर बात करेंगे। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। तो ये सारे पन्ने हैं, किस तरीके से प्रिंटिंग की दुनिया आई, कैसे किताबें छपने लगी, प्रिंटिंग का प्रेस का दौर क्या था, किस तरह से नई नई तकनीकी का विकास हुआ, कैसे प्रिंटिंग ने 19वीं सदी में महिला और बच्चों और मजदूरों के लिए काम किया और कैसे एक नया पाठ्य वर्ग लोगों को मिला, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक, बात भी कर सकते हैं इन सब चीजों पर अच्छे से। देख लीजिए, एक एक करके हमने इन सारी चीजों को देखेंगे। देख लिया, चलिए आगे बढ़ जाए। इतना हम लोग आपका इसमें देख चुके थे, एक एक करके बात भी कर ली थी। ये थे गुटेनबर्ग, जिनका चित्र है, जिन्होंने प्रिंटिंग की सजावट की शुरुआत की थी, योहान गुटेनबर्ग। ठीक, तो इस तरह से मुद्रण संस्कृति और मुद्रण संस्कृति की जो दुनिया है उसका पूरा दौर आपका समाप्त हो चुका है। क्लियर है? और इस तरीके से पूरा प्रिंटिंग प्रेस का जो चैप्टर है हमारा समाप्त हो। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे क्योंकि समाप्त हो चुका है। घर जाकर पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कुछ डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलेंगे नई बुक के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।